मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन हर चमक के पीछे एक साया भी होता है, और एस हुसैन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई हमें उसी साये की दुनिया में ले जाती है। जी, मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया। आज हम इसी किताब के पन्ने पलटेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मुंबई माफिया का वो इतिहास, वो सफर जिसने शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। जैदी की रिसर्च हमें डोंगरी की तंग गलियों से दुबई के आलीशान ठिकानों तक ले जाएगी। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे छोटे मोटे अपराध, स्मगलिंग से शुरू होकर ये मामला संगठित गिरोहों तक और फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंक तक कैसे पहुंच गया। बिल्कुल। जैदी की किताब 60 के दशक से लेकर हाल तक के दौर को कवर करती है। जी, तो शुरुआत कहाँ से करें? 60 का दशक। हाँ, वहीं से करते हैं। 60 और 70 का दशक। जैदी बताते हैं कि उस जमाने में हाजी मस्तान जैसे लोग थे। उसे कई लोग जेंटलमैन स्मगलर भी कहते थे। है ना अजीब? हाँ, ये टर्म बड़ा दिलचस्प है, जेंटलमैन स्मगलर। किताब के मुताबिक उसने तस्करी को ऑर्गेनाइज तो किया बड़े स्केल पर, लेकिन वो सीधी हिंसा से, मारपीट से बचता था। और उसकी पहुंच फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब जगह। जी, लेकिन वो अकेला नहीं था। जैदी करीम लाला का भी जिक्र करते हैं, पठान गैंग का मुखिया। उसकी अपनी एक इज्जत थी अपनी कम्युनिटी में, यहाँ तक कि वो अपनी अदालत चलाता था। अच्छा, अपनी अदालत? हाँ, और फिर थे वरदराजन मुदलियार, साउथ इंडियन गैंग। उनका धंधा था जुआ, अवैध शराब, लेकिन साथ ही वो गरीबों के लिए एक तरह से मसीहा भी थे। तो ये तीनों एक तरह के गॉडफादर थे उस वक्त के। हाँ, कह सकते हैं। जैदी यही बताते हैं कि इन तीनों ने मिलकर एक तरह का पावर बैलेंस बना रखा था, मुंबई को आपस में बांट रखा था एक तरह से। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन चली नहीं। 80 का दशक आया और एक नया नाम उभरा, दाऊद इब्राहिम कास्कर। हाँ, दाऊद। और यहीं से अंडरवर्ल्ड का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने बनाई डी कंपनी। बदलाव आया। बिल्कुल, अब सिर्फ स्मगलिंग नहीं थी, अब हफ्ता वसूली। हाँ, वो दुकानों से, बिजनेस से जबरन पैसा लेना। जी, किडनैपिंग, मर्डर, ड्रग्स, ये सब बड़े पैमाने पे होने लगा। तो ये एक बड़ा शिफ्ट था। क्यों इतना अहम था ये बदलाव? अहम इसलिए था क्योंकि दाऊद की एम्बिशन अलग थी। उसे सिर्फ पैसा नहीं कमाना था। जैदी लिखते हैं कि वो पूरे शहर पर अपना कंट्रोल चाहता था, एक छत्र राज। उसने अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाया। हाँ, और पुलिस सिस्टम को भी सीधी चुनौती दी। उसका तरीका ज्यादा बेरहम था, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, और यहीं से गैंग वॉर का वो भयानक दौर शुरू हुआ जिसने मुंबई को हिला कर रख दिया। और फिर पुलिस का दबाव बढ़ा तो दाऊद ने दुबई को अपना नया ठिकाना बना लिया। हाँ, यहीं से किताब का टाइटल सही साबित होता है, डोंगरी टू दुबई। जी, दुबई में बैठकर उसने अपना नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल पर फैलाया, हवाला के जरिए पैसों का लेन देन, वो सब। तो दुबई सिर्फ छिपने की जगह नहीं थी, एक तरह का ऑपरेशनल बेस बन गया था। बिल्कुल। और फिर हुई वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया, 1993 के मुंबई बम धमाके। जैदी इसे दाऊद की सबसे भयानक साजिश मानते हैं, और इसी के बाद वो भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था, निर्णायक मोड़। मुंबई का लोकल क्राइम अब सीधे सीधे इंटरनेशनल टेररिज्म से जुड़ गया था। और किताब के मुताबिक वो आज तक फरार हैं। जी, कानून की पकड़ से बाहर। 90 के दशक के बाद ऐसा लगा कि अंडरवर्ल्ड का वो खुला खेल थोड़ा कम हुआ। हाँ, दबदबा कम होता दिखा। जैदी इसके पीछे कई वजह बताते हैं। पुलिस की सख्ती, इनकाउंटर्स हुए, गिरफ्तारियां हुई, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बदली, और शायद एक बड़ा कारण ये भी था कि इकोनॉमी बदली, मुंबई का विकास हुआ। हाँ, युवाओं को नए मौके मिले अपराध के अलावा। जी, तो वो गलियों में गोलीबारी वाला दौर शायद कम हुआ, लेकिन किताब ये भी इशारा करती है कि अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं हुआ है। उसका रूप बदल गया है। उसका रूप बदल गया है। अब वो ज्यादा छिपा हुआ है, शायद ज्यादा कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करता है, ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। तो सीधा टकराव कम, लेकिन नेटवर्क और तरीके बदल गए हैं। हाँ, ऐसा लगता है। तो ये थी कहानी डोंगरी की गलियों से दुबई के महलों तक का सफर, जैसा एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब में दर्ज किया है। सोने की तस्करी से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तक। जी, डोंगरी टू दुबई सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है। नहीं, ये मुंबई शहर के संघर्ष की कहानी है, उसके बदलाव की कहानी है, सत्ता, लालच, हिंसा, इन सब के असर की कहानी है। बिल्कुल। और जब हम जैदी की किताब के जरिए इस अतीत को देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या? यही कि अपराध के ये जो बदले हुए रूप हैं, ज्यादा छिपे हुए, ज्यादा तकनीकी, ये
आज हमारे समाज के लिए किस तरह की नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं, शायद ऐसी चुनौतियां जिनका हमें अभी पूरी तरह अंदाजा भी ना हो।